नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास या भारत का संवैधानिक इतिहास। दोस्तों, भारत की ये जो संवैधानिक यात्रा थी, इसके बारे में यह पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 जो था उसके अंदर हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 का जो अधिनियम था वहां तक के बारे में हम लोगों ने जाना, पढ़ा और उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके देखिए, आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह पार्ट 2 है। इसमें हम 1857 की क्रांति के बाद से जो जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों के ऊपर चर्चा करेंगे, उन परिवर्तनों के बारे में जानेंगे, जो जो अधिनियम पारित हुए उनके बारे में जानेंगे और 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसके बारे में भी जानेंगे। तो इनके बीच का जो कार्यकाल था उसको हमें आज ये थोड़ा एनालाइज करना है। देखते हैं कि उसमें क्या कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए एवं उनमें क्या बदलाव किए गए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 1853 की लास्ट जो हम लोगों ने बात किया था, जो लास्ट अधिनियम था हमारे पार्ट 1 में, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति एक काफी बड़े पैमाने पर यह क्रांति हुई थी, जिसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, प्रथम सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़े तादाद में हुआ था। लगभग इस क्रांति से अंग्रेजों के हाथ से भारत लगभग निकल ही गया था, परंतु किसी कारणों से नहीं स्वतंत्रता मिल पाई उस वक्त। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी हलचल मच गई थी इस क्रांति को लेकर के। तो उसके बाद एक एक्ट पारित किया गया जिसे 1858 में पारित किया गया था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कई परिवर्तन किए गए। इन परिवर्तनों की हम चर्चा करेंगे। इन परिवर्तनों में सबसे प्रथम जो परिवर्तन किया गया था यह था क्राउन से शासन। दोस्तों, पहले आपने पढ़ा कि कंपनी का शासन भारत पर लगातार राजनीतिक और व्यापारिक तरीके से भी रहा था, परंतु इस एक्ट के आने के बाद 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सारी पावर ब्रिटिश क्राउन जो थी, ब्रिटिश के अंदर महारानी जो उस वक्त थी विक्टोरिया, उनके अंडर ये सारा का सारा जो था भारत का शासन चला गया। उसके बाद डायरेक्ट वो वहां से शासन चलाने लगे। दोस्तों, आपने उस वक्त पढ़ा था हम लोगों ने भी कि कंपनी के अंदर जो व्यापारिक जो मामले थे उनके लिए नियंत्रण बोर्ड और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड, व्यापारिक राजनीतिक मामलों के लिए, माफ कीजिएगा, व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड, इनकी जो स्थापना की गई थी। तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। इन दोनों को समाप्त करने के बाद इनकी जो शक्ति थी वह एक व्यक्ति को दे दी गई, जिसे भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारत का राज्य सचिव जो था वह ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। यानी आसान शब्दों में अगर हम लोग इसे जाने तो ब्रिटिश संसद के एक सदस्य को इनकी शक्तियां दे दी गईं तथा उससे एक पद का निर्माण किया गया जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया। भारत का राज्य सचिव जो था वह ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता था। तो दोस्तों, इसमें हमें मेन जो बात याद रखनी है इस अधिनियम को लेकर के, वह अधिनियम सबसे पहले ये क्राउन का सीधा शासन था, ये आ जाता है। उसके बाद आगे देखें तो उसके बाद भारत सचिव का पद बनाया गया, क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव के पद को पूर्ण शक्तियां दी गई। ये इंग्लैंड में एक पद होता था जो भारत में नियंत्रण रखता था। दोस्तों, उसके बाद उसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। इसे भारत परिषद कहा जाता था। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया उसकी सहायता के लिए, जो उसे उसके कार्यों में सलाह दे सकें। फिर उसके बाद वायसरॉय के पद का भी सृजन किया गया। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो भी एक्ट बनाए गए उनमें गवर्नर का पद धीरे धीरे विस्तृत किया गया, यानी कि उसके पद को और बढ़ाया गया, उनकी शक्तियां बढ़ाई गई। सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट से, तो उसमें हमने पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा, फिर उसके बाद उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस प्रकार उसके पद में वृद्धि की गई।
उसकी नियुक्ति उसके बाद दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का जो पद था, भारत गवर्नर जनरल का, उस पद को ही समाप्त कर दिया गया। उस पद की जगह उसका फिर नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, यानी भारत का वायसराय यह पद बनाया गया। दोस्तों वायसराय का मतलब होता है राजा या रानी जो भी हैं उनका प्रतिनिधि, यानी उनके प्रतिनिधि के तौर पर भारत पर शासन करने की योजना से यह पद बनाया गया। इस पद के लिए दोस्तों जो सबसे पहले भारत के वायसराय थे, उन्हें अगर हम लोग देखें तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 के तहत 1858 में ये भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जब इस पद की नियुक्ति की गई तब उन्हें ही सबसे पहले इस पद पर बिठाया गया, तो ये नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों उसी के बाद तीसरे साल में एक और एक्ट पारित किया गया जिसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत भी जो कार्य किए गए उन पे एक बार हम लोग नजर देख लेते हैं। विधान परिषदों का गठन। दोस्तों आज जो राज्यों में हम सुनते हैं विधानसभाएं जो राज्यों को चला रही हैं, उन प्रांतों में जो विधानसभाएं लगी हैं उसका गठन इसी एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात तो ये आ जाती है, विधान परिषद का विधानसभा का गठन, इसे याद रखेंगे। उसके बाद कार्यकारिणी परिषद जो होती थी गवर्नर की, उसमें उसे मनोनीत करने के लिए कम से कम 6 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य वह अपनी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके अंदर चुन सकता था। दोस्तों एक ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए ये बताया गया है। बंबई व मद्रास का विकेंद्रीकरण। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, बंबई व मद्रास हमने पढ़ा था पिछले एक्ट्स में कि इनकी शक्तियां इन लोगों से छीन करके गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, परंतु इस एक्ट के 1861 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से इनकी जो शक्तियां थी वो इन्हें वापस दे दी गई। उसके बाद ये विधायी संबंधी कानून में अपने राज्यों में बनाने लगे। इसी बात को भी आप एक समझ सकते हैं, इस एक्ट के तहत ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत विकेंद्रीकरण, क्योंकि इनसे जब शक्तियां छीन ली गई थी तब एक केंद्रीयकरण की नीति चलाई जा रही थी, परंतु जब इन्हें शक्तियां वापस दे दी गई इस एक्ट के माध्यम से, तो एक विकेंद्रीकरण यानी उस एक्ट को मोड़ दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसे मोड़कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों अध्यादेश जारी करने की किसी आपात स्थिति में बिना सलाह के वायसराय जो थे वे अध्यादेश भी जारी कर सकते थे। अध्यादेश, हालांकि इसकी जो समय सीमा होती थी वो 6 माह के लिए होती थी। जो आज आप हम लोग सुनते हैं कि अध्यादेश जारी किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, वह अध्यादेश 1861 के इस अधिनियम द्वारा वायसराय को दिया गया था। कहते हैं 1892 के अधिनियम के बारे में। दोस्तों 1892 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, उन्हें भी हम लोग याद रखेंगे। जैसे भारतीयों को बहस करने का अधिकार, बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार। दोस्तों मेन चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे हमने इसमें पढ़ा 61 में कि भारत के अंदर प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनका गठन किया गया, यानी विधानसभा का गठन किया गया। उनके अंदर जो भारतीय थे ये नियुक्त किया गया था निर्वाचन पद्धति के द्वारा, उन्हें सदन के अंदर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार था। यानी ये किसी और विषय पर नहीं पूछ सकते थे, सिर्फ राजस्व संबंधी या जो बजट का जो फैसला आता था उससे संबंधी मामलों पर ये लोग सिर्फ प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, परंतु इन्हें उसमें वोट देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग का इनके पास अधिकार नहीं था। उसके बाद देखें तो कार्यकारिणी परिषद, उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी दोस्तों, यहां हमने देखा कि 6 सदस्य और 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था, परंतु इसके द्वारा कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 इन्हें अपनी तरफ से मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ 6 और 12 और यहाँ 10 और 16। आगे देखते हैं निर्वाचन पद्धति, ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखेंगे। इस एक्ट के तहत निर्वाचन पद्धति की भी शुरुआत की गई थी। उसके उपरांत इसमें मेन आपने ध्यान रखना है कि बहस करने और पूछने का अधिकार दिया गया था और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला एक्ट देखते हैं हम लोग 1909 का अधिनियम।
दोस्तों ये 1919 और 1935 ये आप हमें मेनली ध्यान रखना है, इस पे हमारा फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इनमें से भी काफी महत्वपूर्ण जो था आगे प्रश्न में भी आ जाते हैं कई बार। 1909 का जो अधिनियम था इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त लॉर्ड मॉर्ले जो थे ये भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, और जो लॉर्ड मिंटो थे ये उस वक्त भारत के वायसराय के पद पर थे। तो मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है 1909 के अधिनियम को। इसके तहत क्या किया गया था कि विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी। विधान परिषदों की शक्ति में, उनकी सदस्यता के लिए जो है सदस्य उनके और बढ़ाए गए, तो उनकी शक्तियों में भी और परिवर्तन किया गया। उसके बाद दोस्तों पिछली बार आपने पढ़ा होगा कि एक जो 4 सदस्यीय गवर्नर के लिए 4 सदस्यीय एक बनाई गई थी, उनकी सलाह के लिए टीम बनाई गई थी, परिषद बनाई गई थी। उसके अंदर पहले 4 सदस्य थे, फिर 3 सदस्य आए। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत उसमें एक और सदस्य जो था वो ऐड किया गया, जो विधि सदस्य था उसको ऐड किया गया, जो थे एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, इन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज आती है, बात आती है, वो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ये तो आपको याद करना ही करना है। अगर ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट पे चाहे तो इसे टिक लगा सकते हैं आप। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति। दोस्तों इसके तहत क्या किया गया था, देखिए यहीं से सांप्रदायिकता की भावना जो है भारतीयों के मन में लाई गई थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। मतलब अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम जो वोटर्स थे उन्हीं को दिया गया। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि सांप्रदायिकता के ब्रिटिशियों ने भारत को तोड़ने के लिए किस किस प्रकार के ये बदलाव किए थे। ये आपको दोस्तों याद रखना है इंपोर्टेंट के तौर पे। और लॉर्ड मिंटो जो थे, इसी जो सांप्रदायिकता का इनका ये नियम था, इसी के चलते लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। जनक का कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। इंपोर्टेंट बातें हैं, कुछ ध्यान रखेंगे। जैसे 1858 की हमने बात की थी, तो क्राउन का शासन, भारत सचिव का पद, उसके बाद 15 सदस्य इनकी जो परिषद थी, भारत परिषद, ये, और वायसराय का पद। प्रथम वायसराय कौन थे ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग थे। 61 में आपको मेनली ध्यान रखना है वो विधान परिषदों का गठन, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। मद्रास और बंबई जो थे, जिनसे विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, इन्हें वापस दे दी गई। उसके बाद अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो था वह दिया गया। दोस्तों उसके बाद क्या आया, 1892 के अंतर्गत भारतीयों को बहस करने, प्रश्न पूछने और कार्यकारिणी सदस्य का ये जो था सदस्यों का बढ़ना घटना, लगभग हर इनके जो इन्होंने नियम बनाए गए थे, अधिनियम जो पारित किए गए थे, उसमें किसी में बढ़ रहे हैं किसी में घट रहे हैं, तो वो इतना आप याद नहीं भी करेंगे अगर, तो थोड़ा बहुत चलेगा दोस्तों। उसके बाद निर्वाचन पद्धति तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार, इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखना ही रखना है। और उसके बाद एसपी सिन्हा, ये नाम भी आपको याद रखना है कि विधि सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी, और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जो था वह पद्धति अपनाई गई थी। उसके बाद दोस्तों आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मांटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी दोस्तों वही सिस्टम अपनाया गया। मांटेग जो थे वह भारत सचिव थे, ब्रिटिश में भारत के सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वह वायसराय थे भारत के। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो कार्य किया गया वह केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग इसमें किया गया। पहले दोस्तों क्या होता था कि केंद्रीय बजट जो था पूरे देश का, जो पूरा ब्रिटिश भारत था तब का, उसका बजट जो था एक ही बनता था, परंतु इस एक्ट के माध्यम से इन दोनों को हटा दिया गया और अलग अलग बजट बनाया गया, एक केंद्रीय बजट, एक प्रांतीय बजट, ताकि दोनों में कहाँ कहाँ कितना खर्चा हो रहा है इसका अनुमान, इसका मतलब पूर्ण ब्यौरा दिया जा सके। उसके बाद दोस्तों आज हम जो संसद में देखते हैं द्विसदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन जो बनाए गए थे संसद के अंदर, इन दोनों सदनों को इसी एक्ट के द्वारा पारित किया गया था, बनाया गया था। केंद्र में द्विसदन यानी लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा, राज्यसभा, जैसे जिसे हम उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी शुरुआत यहीं से की गई थी दोस्तों। एक चीज तो कंफ्यूज करने वाली यहाँ पे जो आती है वो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। दोस्तों केंद्र में द्विसदन और प्रांतों में द्वैध शासन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे हैं ये जान लेते हैं। केंद्रों में द्विसदन तो आपको पता चल गया, राज्यसभा और लोकसभा। परंतु प्रांतों में द्वैध शासन के तहत क्या किया गया था, इसके तहत जिन विषयों पर प्रांत जो थे वह कानून बनाते थे, उन विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक था हस्तांतरित, दूसरा था आरक्षित। इन दोनों में क्या फर्क था? हस्तांतरित विषय जो होते थे उस पे जो भारतीय सदस्य जो चुने गए थे विधानसभा में, उनके द्वारा कानून बनाए जाते थे। और ये जो कानून बनाए जाते थे, अगर इनको चुनौती दे दी गई तो इन्हें उसका उत्तर देना पड़ता था। इसमें बहुत छोटे मोटे विषय रखे गए थे, जैसे आपकी शिक्षा का विषय हो गया और पुस्तकालय से संबंधित विषय हो गया। ये बहुत नॉर्मल से जो विषय थे वो रखे गए थे। और जो आरक्षित विषय था, आरक्षित विषय पर सिर्फ गवर्नर अपनी जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो उसने चुने थे अपने लिए, वो मिलकर के आरक्षित विषयों पर जो है कानून बनाते थे। और इसमें बड़े बड़े विषय रखे जाते थे, जैसे कि आपका विदेशी मामला हो गया, रक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो गया, पुलिस से जुड़ा हुआ मामला हो गया, राजस्व हो गया। ये सारे मामले आरक्षित में रखे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद है ये दोनों आपको सही तरीके से पता चल गया होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें सांप्रदायिक जो निर्वाचन हमने यहाँ पढ़ा मुस्लिमों के लिए, वैसा ही इसमें एक और जो है पद्धति लगाई गई, जो सिख, ईसाई और जो आंग्ल भारतीय होते थे, इन लोगों के लिए भी अलग निर्वाचन पद्धति लगाई गई। यहाँ से दोस्तों अब ये समझना हमारे लिए बहुत आसान है इन कार्यों को देखते हुए कि भारत को सांप्रदायिकता के तौर पर भी तोड़ने की कितनी कोशिशें की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे इन सब के लिए अलग निर्वाचन पद्धति लगाई गई, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए। उसके बाद अगला हमारा जो आता है एक्ट, वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे भी आप लोगों को देखना है, नोट करना है और याद भी करना है। तो दोस्तों इसके तहत देखते हैं कार्यों को। इसके तहत संघीय बैंक और न्यायालय की स्थापना की गई। इन दोनों की स्थापना की गई थी इस एक्ट के माध्यम से। दोस्तों संघीय बैंक मुद्रा की साख, मतलब मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से संघीय बैंक की स्थापना की गई। और उसके तहत एक और न्यायालय जो है 1937 में, 1937 में एक न्यायालय की भी दिल्ली के अंदर स्थापना की गई। दोस्तों अब प्रश्न यहाँ पे ये भी उठ जाता है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि 1773 में भी एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पिछले पार्ट में हमने देखा 1774 में कलकत्ता के अंदर, और यहाँ पे भी एक स्थापना की गई। तो दोस्तों वो स्थापना जो की गई थी वो भी सही है, परंतु बाद में जो बदलाव किए गए एक्ट के माध्यम से, तो उसमें वह न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखते हैं आगे, 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई। दोस्तों आज हम जो पढ़ते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये जो सूचियां बनाई गई थी, ये सूचियां भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बनाई गई थी, ताकि केंद्र का प्रभाव राज्यों से थोड़ा कम हो और वो सब अपने अपने विषयों पर कानून बना सके, कोई किसी पर ज्यादा हावी ना हो या आपस में उनके उलझने की बातें ना हो सके ज्यादा। इसी वजह से केंद्र सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी केंद्रीय सूची पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार, और संवर्ती सूची पर दोनों मिलकर के कानून बना सकते थे। परंतु अगर अंत में देखा जाए तो केंद्र की ही इसमें ज्यादा मानी जाती थी। दोस्तों प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त। अभी हम लोगों ने देखा 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि यहाँ पे प्रांतीय द्वैध शासन लगाया गया, परंतु 1935 के अधिनियम में यह जो था प्रांतीय द्वैध शासन, इसे समाप्त कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया, तथा उसके बाद 1935 में ही प्रांत से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र के लिए द्वैध शासन की जो पद्धति थी वह चालू कर दी गई।
यानी प्रांतों के लिए एक कर दिया गया विषय, कोई विषय मतलब हस्तांतरित जो और आरक्षित विषय थे इनका सिस्टम हटा दिया गया प्रांतों से। उसके बाद दोस्तों देखते हैं संघीय, उसके बाद अगला है संघीय लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा के लिए संघीय लोक सेवा आयोग, और प्रांत में राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है। उसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था। उसके बाद से भारत में सिविल सेवकों की भर्ती को जो है और महत्वता दे दी गई। दोस्तों इन सब के बाद इसमें एक और आता है संघ से। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो हम पढ़ते हैं आज के वक्त में कि भारत एक संघ शासित प्रदेश है भारत, तो वह संघ भी यहीं से आया था 1935 के अधिनियम से। इसके तहत क्या किया गया था कि भारत को राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ बनाया गया। उस वक्त 2 प्रकार की इकाइयां होती थी संघ की। प्रथम थी जो ब्रिटिश जो अधिपत्य क्षेत्र थे वो, और दूसरी होती थी देसी रियासतें। तो हमें ये भी ध्यान रखना है भारत जो राज्यों का संघ है वह भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लाया गया था। दोस्तों इन सब के बाद एक लास्ट में एक्ट पारित किया गया जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। इसके माध्यम से उस वक्त भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो माउंटबेटन योजना भी कही जाती है इसे। इसके तहत क्या किया गया था कि भारत और पाकिस्तान इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, यानी 2 अलग अलग स्वायत्त वाले देश बना दिए गए, और देसी रियासतें जो थी उनको यह अधिकार दे दिया गया कि वो अगर चाहें तो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकते हैं। यदि वह हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यदि वह पाकिस्तान में जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो इसके तहत जो भारत का पूरा सिस्टम था, शासन था, वह भारतीय अलग होने के बाद, यानी जब 2 अलग अलग देश बट जाएंगे तब उन दोनों की जो संविधान सभाएं थी उनको इसका शासन दे दिया जाएगा, और जब तक संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक संविधान सभाएं अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करती रहेंगी। दोस्तों ये हमारा पूरा एक संवैधानिक दौर था, संवैधानिक विकास था कि किस प्रकार से अंग्रेजों के आने के बाद जैसे नए नए अधिनियम पारित किए गए, उन सब अधिनियम का मकसद जो था भारत में शासन करने का था, परंतु धीरे धीरे भारत को स्वतंत्रता आखिरकार मिल ही गई। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।